नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने अ, भारत के संदर्भ में उसकी जलवायु का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में जाना और शीत ऋतु के बारे में जाना। आज की कक्षा में हम ये जानेंगे कि वर्षा ऋतु किस प्रकार की है और उसकी समय अवधि क्या है, उसकी तीव्रता कितनी है और कितनी वर्षा हमें प्राप्त होती है, किस किस समय में प्राप्त होती है, कौन कौन से स्थान है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, कौन से स्थान है जहाँ कम वर्षा होती है और उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो चित्र में आप पहला एक मानचित्र देख सकते हैं, जिसमें भारत में मानसून का आगमन समझाया गया है। भारत में मानसून का आगमन 1 जून से प्रारंभ हो जाता है। जो केरला का तटीय भाग है, वहाँ सबसे पहले मानसून आता है, जो शनय शनय उत्तर की तरफ खिसकता है। ये बेल्ट तमिलनाडु में जो बरसात होती है वो मानसून के अंतर्गत नहीं होती है, क्योंकि यह एक रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ जाता है। और चूँकि हवाएं दक्षिण पश्चिम से चल रही है, तो जो पश्चिमी घाट है उनकी ऊंचाई केरला में सर्वाधिक हो जाती है। केरला और तमिलनाडु का जो सीमा वाला भाग है, वहाँ पर वर्षा का इन पश्चिमी घाटों की वजह से वर्षा का छाया प्रदेश बन जाता है और हवाएं जो है समांतर होते हुए वापस बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। हवाओं का प्रारूप हम अब आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये समझ लें कि कौन कौन सी तारीख को कहाँ कहाँ पर मानसून का आगमन होता है। तो 1 जून को जो मालाबार व कोंकण तट है, वहाँ से प्रारंभ होता है और 15 जून तक ये 5 जून तक ये कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है वहाँ तक पहुँच जाता है। 10 जून तक यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का दक्षिणी भाग को अपने अंतर्गत समाहित कर लेता है। 15 जून तक लगभग ये पूरा जो हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इत्यादि जो जगह है वो पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और 1 जुलाई तक जो है ये राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में प्रवेश कर जाता है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संपूर्ण राजस्थान और पंजाब का जो भाग है वहाँ तक मानसून आ जाता है और 15 जुलाई तक जो है आगमन इसका पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में आ चुका होता है। अब ये देखो मैप में ये जो रेखाएं बनाई गई है, ये समान वर्षा की रेखाएं हैं। ये दर्शाती है कि क्रोनोलॉजिकली टाइम के अनुसार किस किस समय में दिनांक के अनुसार मानसून कहाँ तक पहुँच गया है। तो वर्षा देखी जाती है और समय देखा जाता है, उसके आधार पर इन रेखाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये मानसून का आगमन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसून असल में है क्या। मानसून होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी मौसम के अनुसार हवा की दिशा में पूर्ण रूप से परिवर्तन। हमने जब ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का अध्ययन किया था, तो हमने ये देखा था कि शीत ऋतु के अंदर जो है हवाएं इस भारतीय उपमहाद्वीप से सागर की तरफ चलती है, यानी उत्तर पूर्व से हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है शीत ऋतु के पश्चात, तो यह देखा जाता है कि इन हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो गया है। अब जो हवाएं हैं वो सागर से उपमहाद्वीप की तरफ चल रही है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। धीरे धीरे ये हवाएं अपने साथ नमी लाती है और नमी के कारण जो है मई जून के महीने के अंदर जब बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो हवा जो है अपने साथ समुद्र के द्वारा
समुद्र की जल के द्वारा बनाई गई वाष्प को इस भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रवेश करवाता है। जो हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवेश करती है वह ऊंची उठकर बादलों में परिवर्तित हो जाती है और नमी के कारण बादलों में परिवर्तित हो जाती है और बादल जो है ये वर्षा प्रदान करते हैं। तो ये मानसून है। हमने देखा कि जो पूर्ण रूप से हवाएं तट की ओर जा रही थी वह अब उपमहाद्वीप की तरफ आ रही है। इसका मतलब इसकी हवाओं की दिशाओं के में 180 डिग्री परिवर्तन हो गया। इसी को ही मानसून कहते हैं। तो मानसून की ये डेफिनेशन है। अब इस मानसून के अंदर हम जो हवाओं की दिशाएं वह चलती है, वो किस प्रकार चलती है वो हम देखेंगे इस चित्र के अंदर। कि एक तुम देखोगे कि दक्षिणी भाग से दक्षिण पश्चिमी भाग से हवाएं जो है निम्न दाब की तरफ, निम्न वायुदाब पेटी जो भारत में बनी हुई है उस तरफ जा रही है और विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए जो विषुवत रेखा से पहले दक्षिण के अंदर जो भूमध्य रेखा है उससे दक्षिण में तुम देखो कि हवाओं की दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा क्रॉस करेगी तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर फेरल का नियम पढ़ा था जिसमें ये देखा था कि हवा की दिशा की तरफ अगर अपन पीठ करके खड़ा हो जाएं तो उत्तरी ध्रुव के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवा जो है अपने राइट डायरेक्शन की तरफ मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में वह लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। तो उसी नियम के आधार पर जब ये विषुवत रेखाएं को क्रॉस करती है हवाएं तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है और अब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलने लग जाती है। आप इस चीज़ को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके इस चीज़ को दोबारा ध्यान से सुने, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। तो ये दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं ये अब अरब सागर की एक शाखा देखो, अरब सागर की एक शाखा, अरब सागर आप समझ रहे हो जो भारत का पेनिनसुलर भाग में जो पश्चिमी भाग है वो अरब सागर है। पश्चिम की तरफ जो सागर पड़ता है उसे हम अरब सागर कहते हैं। यहाँ से हवाएं उपमहाद्वीप की तरफ जा रही है। लेकिन आप बंगाल की खाड़ी की तरफ देखो जो उपमहाद्वीप के पूर्व की ओर पड़ता है, उधर से देखो तुम हवाएं फिर से उपमहाद्वीप की तरफ जा रही है। इसका मतलब एक निम्न वायुदाब की पेटी बनी हुई है, एक सर्कुलर रूप में समझ लो, एक सर्कुलर पेटी बनी हुई है जो चारों तरफ से हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब चूंकि उत्तर में हिमालय पड़ गए तो दक्षिण से आने वाली हवाएं जो है उस निम्न वायुदाब को भरने की कोशिश करती है। वैक्यूम निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो हवाएं जो दक्षिण से आ रही है ये इसको निर्वात को भरने की कोशिश करती है और इस कारण से नमी युक्त हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर आती है और बादल बनकर वर्षा लाती है। तो अब दो हवाएं चल रही है, दो तरफ से हवाएं चल रही है। एक तो अरब सागर की शाखा और एक जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये दो शाखाएं हैं जो हमारे भारत में वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा से जो वर्षा होती है वह अधिकांश रूप से जो पेनिनसुला प्रायद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग है वहाँ पर अधिक वर्षा करती है क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट हैं इन हवाओं को रोक लेते हैं अपने पास में, रोक के और सारी वर्षा को वहीं पर ही संग्रहित करवा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का भाग जो है यानी कि पश्चिमी घाट का पूर्वी जो हिस्सा है, पूर्व की तरफ जो भाग पड़ता है प्रायद्वीप का, वह भाग शुष्क रह जाता है। शुष्क नहीं तो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है, एक छाया प्रदेश बन जाता है जहाँ से हवाएं पश्चिमी घाट से जो ऊपर उठ के जब नीचे की तरफ असेंड करती है तो वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और इस कारण से वर्षा इन भागों में अधिकांश रूप से कम होती है। तो महाराष्ट्र इसकी चपेट में सर्वाधिक आता है। हर वर्ष जो है कई बार सूखे की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो ये मानसून जो अरब की सागर से आने वाला है मानसून है वो है। दूसरा तुम देखोगे ये गुजरात की तरफ भी प्रवेश कर रहा है अरब सागर से मानसून, गुजरात से होते हुए राजस्थान में आता है। अब राजस्थान में आप देखो अरावली पर्वत हैं, उन्हें इन हवाओं को रोकना चाहिए, लेकिन अरावली जो है ऊंचे उठे हुए सिर्फ माउंट आबू का आसपास वाला क्षेत्र, उदयपुर वाला क्षेत्र है, वहीं पर ही जो है
अधिकांश रूप से ऊपर उठे हुए हैं। तो यहाँ पर तो हवाएं रोककर दक्षिणी भाग में तो राजस्थान में बरसात हो जाती है, लेकिन बाकी के हिस्सों में तुम देखो ये हवाएं इसके पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यही ट्रेंड तो अरावली पर्वत का है, और यही ट्रेंड जो है हमारे मानसून की शाखा जो अरब सागर से आ रही है, उस शाखा का भी ट्रेंड यही है। दोनों एक ही दिशा में समांतर रूप से हैं, तो ये हवाओं को रोक नहीं पाते हैं अरावली पर्वत, और इस कारण से राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह अधिकांश तरह सूखा रह जाता है। लेकिन पूरी भाग सूखा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा हवाएं आ रही है बे ऑफ बंगाल से, वह जो हमारा मैदानी भाग है, गंजेटिक प्लेन जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो गंजेटिक प्लेन है वहाँ से होते हुए कुछ नमी जो है बादलों में फिर हवा में फिर भी बनी रहती है, और वो इन अरावली से जाकर टकरा कर दक्षिणी जो भाग है, मेनली उदयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में तो बरसात ठीक ठाक हो जाती है। 100 सेंटीमीटर के लगभग औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये अरावली इन हवाओं को रोकते हैं। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए राजस्थान में बरसात अधिक किस शाखा से होती है, तो आप ये उत्तर दोगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा अधिक होती है। तो हमने हवाओं का के कारण जो मानसून आता है भारत में वो किस प्रकार आता है वो हमने समझा। अगले मैप के अंदर हम देखेंगे कि वर्षा का वितरण किस प्रकार का है। वर्षा का वितरण एक कोरोप्लेथ मैप के द्वारा समझाया गया है। जो खाली डब्बे हैं वहाँ 20 सेंटीमीटर से कम है, और जो एकदम ब्लैक डब्बे हैं वो 400 से अधिक, 400 सेंटीमीटर से अधिक है। तो तुम देखोगे 400 सेंटीमीटर से अधिक बरसात कहाँ मिल रही है हमें? एक तो पश्चिमी भाग, मुंबई, केरला, ये वाला जो भाग है, गोवा, ये वाले जो तटीय भाग है, यहाँ पर तो हमें खूब तेज़ी से वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन हमारा जो इसके अलावा जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमें 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दिखती है। मेघालय में अधिक वर्षा होने का कारण ये है कि यहाँ का जो पर्वतीय भाग है वो एक कोन शेप में, फनल शेप में है, जहाँ पर बादल फंस जाते हैं, जाकर ट्रैप हो जाते हैं, और उनको वहाँ पर अधिक ऊंचाई के पर्वत हैं, इस कारण से हवा जो बादल नमीयुक्त हवा है वो वहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाती है, और बादल वहाँ पर वहाँ से ना तो पूर्व में हिल पाते हैं, ना पश्चिम में हिल पाते हैं, ना उत्तर में जा पाते हैं। तो इसलिए जितनी भी नमीयुक्त हवा वहाँ प्रवेश करती है वह संघनित होकर बरसात करेगी ही करेगी। इसलिए यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो यही दो भाग हैं जहाँ पर अधिकांश रूप से सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। सबसे निम्नतम वर्षा आप देखोगे पश्चिम राजस्थान में, श्रीनगर में, इस क्षेत्र में मिलती है। श्रीनगर जो क्षेत्र है, मतलब जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी भाग है, उसमें पर्वतीय भाग काफ़ी ऊंचाई पर है। तो शिवालिक को पार करना, फिर हिमालय की तीनों श्रेणियों को पार करके उधर तक पहुंचना बादलों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वो बरसात का क्षेत्र भी जो है वहाँ पर जो है वर्षा हमें कम देखने को मिलती है। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं, और राजस्थान में हमें हॉट डेजर्ट्स मिलते हैं। अब आप देखोगे कि इन दोनों अधिकांश मतलब एक्सट्रीम्स के बीच में जो भाग है वह है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 200, 200 से 400। तो हम ये देखें कि 100 सेंटीमीटर की जो अगर हम औसत देखें तो वो रेखा कौन सी मिलेगी, तो वो हमारे भारत को बिल्कुल बीच में से दो भागों में विभाजित कर रही है। आप 100 सेंटीमीटर की जो आइसो हाइट है उस पर नज़र डालोगे तो हमारा मैदानी भाग जो है अधिकांशतः इस 100 सेंटीमीटर वाली रेखा के अंतर्गत आता है, जहाँ बरसात ना तो अत्यधिक होती है ना कम होती। तो ये अत्यधिक उपजाऊ बना रहता है। इसलिए मानसून का आना कृषकों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और मानसून अगर ठीक समय पर आए, इसकी अवधि बराबर बराबर वितरित हो, तो जैसे 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, मैक्सिमम 15 दिन का ब्रेक अगर है तो चलता है। लेकिन 15 दिन से अधिक का ब्रेक हमें नुकसान पहुंचाता है, फसलें सूख जाती है इस बीच। तो मानसून हमारे लिए, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा जो है घटक है। इस पर क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अधिकांश जो जनसंख्या है
वो कृषि पर आधारित है, उनकी अर्थव्यवस्था इसी से चलती है और मानसून इसमें एक मुख्य घटक जो है अपना रोल निभाता है। तो ये वितरण आप देख सकते हो, और आप डिटेल में जानना चाहो तो आप देख सकते हो कि भाई कोरोप्लेथ में कहाँ कहाँ पर वर्षा का वितरण कैसा कैसा है। तमिलनाडु का भाग जो है वहाँ पर बरसात ऑनसेट ऑफ द मानसून में नहीं होती है, वो रिट्रीटिंग मानसून में होती है, लौटते हुए मानसून में होती है। वो मैं आपको उसका कारण समझा चुका हूँ। अब ये लौटता हुआ मानसून कैसा है, मानसून का निवर्तन, मतलब मानसून पूर्ण हो चुका है तो कैसे वापस रिट्रीट करेगा। देखिए, सबसे पहले जहाँ सबसे बाद में पहुँचा था वहाँ सबसे पहले जो मानसून रिट्रीट हो जाएगा। राजस्थान में 1 सितंबर को मानसून, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर वाला, बीकानेर का जो, हनुमानगढ़ का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पर 1 सितंबर को मानसून चला जाता है। संपूर्ण राजस्थान अगर आप देखो तो लगभग जो है अरावली वाले बेल्ट का पश्चिमी भाग 15 सितंबर से पहले पहले मानसून निपट लेता है। 1 अक्टूबर तक आते आते ये भारत को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, पूर्वी और पश्चिमी। और ऐसे करते करते 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर, और ये 15 दिसंबर तक जो है संपूर्ण भारत से विदा हो जाता है। जो ग्रीष्म काल के द्वारा ऑनसेट हुआ था मानसून का, वह शीत ऋतु आते आते पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। मानसून अब अगली सीजन में आएगा। तो ये हमने मानसून से प्रभाव कैसे होता है, हवाओं का चलना, और कौन कौन से छाया प्रदेश हैं, वितरण कैसा है, इसके बारे में हम जाना। अगली क्लास में हम मानसून से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जो तुम्हें इस समय समझ लेनी चाहिए, ताकि आपके आगे भविष्य में काम आए। चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे आप बीए का, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगले चैप्टर में हम मानसून की थ्योरीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।